दोस्तों, कुछ महीने पहले मैं आपके लिए बॉम्ब नाम की एक तमिल मूवी को लेकर आया था, जिसमें लीड रोल में थे अर्जुन दास। वो मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही आप लोगों को भी बहुत पसंद आई। तो ऐसे ही एक और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी मूवी में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई है और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1, जो बहुत ही जल्द 8 तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें एक प्राचीन कहानी के बारे में बताया जाता है। वो वक्त जब हजारों साल पहले अंधकासुर नाम का एक असुर जन्म लेता है। ये असुर हर जगह तबाही मचाने लगता है। भूलोक, देवलोक और सारे देवता मिलकर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। धीरे धीरे वो सारे इंसानों और राज्यों का सर्वनाश करने लगता है और फिर आखिर में सभी इंसान और देवता शिवजी की प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद शिवजी सारी प्रार्थनाएं सुनकर उस असुर से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं। तो उसी असुर के वध से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। खैर, अब सीन 1980 में शिफ्ट होता है, जहां एक रात आसमान से एक छोटा सा उल्कापिंड शामला नाम के एक गांव में गिरता है। अब भाई 1980 का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे बढ़ी नहीं होती, जिस वजह से गांव वाले रेडियो के अलावा कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। ऊपर से शामला एक रिमोट गांव है, तो इसमें तो और भी चीजों का अभाव है। अब उल्कापिंड गिरने के बाद दिखाया जाता है कि कोई अनजान शक्ति इस गांव में प्रवेश कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद रामलू नाम का एक व्यक्ति अपने गाय के पास दूध निकालने आता है। यहाँ रामलू को लगता है कि उसके आस पास कोई है, पर उसे आसपास देखने पर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन तभी हमें उसके पीछे एक अजीब सा साया दिखता है, जो लगभग इनविजिबल था। उसकी गाय उसके साये को देखकर बहुत डर जाती है, जबकि रामलू समझ नहीं पाता कि उसकी गाय डर क्यों रही है। यहाँ तक कि गाय दूध नहीं देती और पीछे हटने लगती है। फिर ठीक उसी वक्त जोरदार हवा आती है और रामलू दूर जाकर गिर जाता है। अब कुछ सेकंड्स के लिए वो बेहोश हो जाता है, लेकिन होश में आने पर जब वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि शायद उसको कोई भ्रम हुआ होगा, उससे उसे चक्कर आया होगा। इसके बाद वो गाय से दूध निकालकर बाहर आ जाता है। असल में गांव के सारे लोग अपना अपना दूध एक दूधिया को देते थे, जो कि उसे शहर में जाकर बेचता था। इस तरह अब रामलू भी अपनी गाय का दूध लेकर उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन यहाँ उसकी बाल्टी में दूध नहीं बल्कि खून होता है। अब इसे देखकर वो और बाकी सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर अगले सीन में शहर में कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं। ये साइंटिस्ट कुछ दिनों से उस उल्कापिंड को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट अपने चीफ को बताता है कि वो उल्का शामला नाम के गांव में गिरा है, लेकिन वो रॉक हमारी रिसर्च के हिसाब से बहुत अलग है, इसलिए पता नहीं कि वहाँ गिरने से कितना नुकसान हुआ होगा। ये तो फिजिकली टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सभी साइंटिस्ट गांव जाने से डरते हैं, क्योंकि गांव वालों को साइंस समझाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए चीफ कहता है कि मैं वहाँ विक्रम को भेजूंगा। तो ये सुनकर बाकी स्टाफ के लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या आप विक्रम को भेज रहे हो? वो तो गांव वालों से भी ज्यादा मूर्ख है। असल में ये विक्रम टोटली एथिस्ट है, वो भगवान को नहीं मानता। आगे हम विक्रम को देखते हैं, जो कि एक अनाथ था। अब चीफ का ऑर्डर मिलने पर वो गांव जाने लगता है, जहां उसे एक टैक्सी वाला पिक करता है। अब वो टैक्सी वाला बहुत ही धार्मिक किस्म का होता है, इसीलिए जर्नी शुरू करने से पहले वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे हिलाता है। लेकिन विक्रम कहता है, अरे आगे पेड़ है, क्या ठोक दोगे? तो टैक्सी वाला कहता है कि सर, कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, इससे अच्छा शगुन होता है। तो विक्रम पूछता है, धरती तो गोल है, वो भी सर्कल के शेप में, यानी ना कोई स्टार्ट ना कोई एंड। फिर तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुम पीछे नहीं आगे जा रहे हो? तो टैक्सी वाला कहता है, धरती गोल है सर, लेकिन मेरी आंखें आगे देख रही हैं बस। असल में भगवान, अंधविश्वास विक्रम के लिए इंसानों की बनाई लिमिट है। इसके बाद विक्रम गांव के बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां ड्रॉप होते ही वो उस टैक्सी वाले को पैसे देने लगता है। पर वो आदमी कहता है कि अरे सर, आप अपने सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ से नहीं, ये मेरी आज की पहली कमाई है। अब ये सुनकर विक्रम अपने सीधे हाथ में थोड़े कम पैसे रखता है और उल्टे हाथ में थोड़े ज्यादा। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर किसी का राइट हैंड ही ना हो तो क्या तुम मुझसे पैसे नहीं लेते? इस तरह वो उसे अपने सीधे हाथ से थोड़े कम पैसे देता है। लेकिन इतने पर भी वो टैक्सी वाला भले थोड़े कम पैसे ही सही, लेकिन राइट हैंड वाले ही पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। इसी जगह पर हनुमंतु नाम का एक कांस्टेबल विक्रम का इंतजार कर रहा होता है।
इसके बाद हनुमंतु विक्रम को अपनी साइकिल पर उस उल्कापिंड के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि सर, गांव वाले उस उल्कापिंड को शैतान का पत्थर कहते हैं। तो विक्रम को ये सुनकर अजीब लगता है कि आखिर पत्थर में शैतानी जैसा क्या होगा, ये लोग भी पूरे अंधविश्वासी हैं। अब हनुमंतु बताता है कि सर, सुबह एक व्यक्ति जब फ्रेश होने के लिए खेतों में गया था तो अचानक उसने वो पत्थर देखा और उसने ही सबसे पहले उसे शैतान वाला पत्थर बोला, जिसके बाद उसने ये बात बाकी लोगों को बताई और फिर सभी उसको यही बोलने लगे। तो विक्रम हंसते हुए कहता है, आप लोग पत्थर को भगवान मानते हो और उसी को शैतान भी, ये सब साइंस है हनुमंतु। दूसरी तरफ अब गांव में रामलू की गाय की बात सभी को पता चल जाती है, इसलिए अब वहां का सरपंच और स्वामी जी रामलू के घर आते हैं। उनको भी पता चल चुका था कि रामलू की गाय दूध की बजाय खून दे रही है, इसीलिए अब स्वामी जी कहते हैं ये सब उस शैतानी पत्थर की वजह से हो रहा है, इसीलिए अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरे गांव का सर्वनाश हो सकता है। इसीलिए हमें फौरन इस गाय को मारना पड़ेगा जो उस पत्थर की शक्ति से कनेक्टेड है। लेकिन सरपंच कहता है कि स्वामी जी, गाय को मारना तो बड़ा पाप है। तो स्वामी जी कहते हैं, पाप तो है पर और कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी पुराणों में लिखा है कि बुरा साया जानवरों पर भी आ सकता है, इसीलिए ऐसे जानवरों को मारना पाप नहीं है। तो तुम लोग फौरन ये काम करो, तब तक मैं उस उल्का पिंड के पास जा रहा हूँ। अब इसी बीच रामलू की बीवी सरपंच से रिक्वेस्ट करती है, सरपंच जी, हमारी गाय को मत मारो, शायद उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसलिए एक बार डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन इतने में रामलू अपनी बीवी को थप्पड़ मारकर उसे साइड में कर देता है। बाद में रामलू सरपंच से कहता है, प्रेसिडेंट साहब, आप तो मेरी गाय को मार दोगे, लेकिन मेरी फैमिली तो इसी गाय की वजह से जी रही है। तो सरपंच जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो रामलू, हम सारे गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके तुमको दूसरी गाय दिलवा देंगे, लेकिन हमारे गांव की भलाई के लिए तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रामलू की माँ इस गाय को छोड़ देती है और कहती है कि सारे गांव वाले तुमको मारना चाहते हैं, तो तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, मैं तुम्हारे बछड़े का ख्याल रखूंगी। लेकिन जैसे ही ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो सभी उस गाय को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि रामलू के गर्दन के पास कोई सिंबल बना हुआ होता है जो कि टोर्नेडो जैसा लग रहा था और उसमें थोड़ा मूवमेंट भी हो रहा था। शायद उसी वजह से रामलू बहुत ही एग्रेसिव और अजीब सा बिहेव कर रहा था। इस तरफ जब विक्रम और वो कांस्टेबल उस उल्का पिंड के पास जा रहे होते हैं तो अचानक विक्रम को घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है। फिर कांस्टेबल को बताने पर कांस्टेबल बहुत ही डरने लगता है कि सर, एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ और आप हैं कि मुझे और डरा रहे हैं। विक्रम कहता है, अरे नहीं हनुमंतु, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही? लेकिन हनुमंतु को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। अब उसी वक्त अचानक वो गाय इनके सामने से गुजरती है जिसके पीछे गांव वाले पड़े थे। कांस्टेबल पूछता है, अरे यार, तुम सारे लोग उस गाय के पीछे क्यों पड़े हो? तो एक आदमी कहता है, अरे स्वामी जी ने कहा है कि उस गाय को मार दें, उस पर शैतान का साया है। अब विक्रम पूछता है, अरे ये लोग गाय को क्यों मार रहे हैं? तो कांस्टेबल कहता है, सर, उस गाय ने दूध के बजाय खून दिया था। जिस पर विक्रम कहता है, अरे गाय दूध के बदले खून दे तो क्या उसे मार दोगे? इस तरह विक्रम उस गाय को बचाने के लिए उन लोगों के पीछे पीछे जाता है और उन्हें मार पीट कर गाय को बचा लेता है। दूसरी तरफ स्वामी जी और गांव वाले उस उल्का पिंड के पास आकर पूजा पाठ करने लगते हैं। तो उसी वक्त विक्रम उस गाय को और उन गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां आ जाता है। यहाँ वो कांस्टेबल सरपंच को विक्रम के बारे में बताता है कि विक्रम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो शहर से इस उल्का पिंड को एग्जामिन करने आए हैं। सरपंच पूछता है, आपने हमारे आदमियों को क्यों मारा और गाय को क्यों ले आए? ये हमारा निजी मामला है। तो विक्रम कहता है, वो लोग गाय को मारने वाले थे और वैसे भी आसमान से एक उल्का पिंड जमीन पर गिरा है, इसलिए थोड़ा बहुत रेडिएशन होता ही है और उसी रेडिएशन की वजह से गाय दूध के बजाय खून देने लगी। इसीलिए इस चीज को बुरा साया मानना आपका अंधविश्वास है। ये महज आसमान से गिरा हुआ एक पत्थर है। अब इस तरह से दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद स्वामी जी कहते हैं, विक्रम साहब, साइंस के परे काफी सारी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी बता रखी हैं। तो विक्रम भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें उनके सामने रखता है। इसके बाद विक्रम उस उल्का पिंड के पास जाता है एग्जामिन करने के लिए। तो ये देखकर सारे गांव वाले विक्रम को मारने के लिए आते हैं। तभी वो कांस्टेबल सरपंच को समझाता है, सरपंच जी, आप गांव वालों को रोक दीजिए, वो सेंट्रल से आए हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो हमारे गांव को ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सुनते ही सरपंच सारे गांव वालों को रोक देता है और कहता है, इनको अपना काम करने दो। अब यहाँ पर इसी सरपंच का बेटा बालू भी होता है जो स्वभाव से काफी गुस्सैल था। ये देखकर वो विक्रम को वार्न करता है,
मैं इस बात को यहीं पर नहीं छोड़ूंगा कि तुमने हमारे गांव की मर्यादा का अपमान किया है। मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। इसके बाद विक्रम उसी उल्कापिंड के पास अपना एक छोटा सा टेंट बनाकर गाय को भी अपने साथ रखकर उस पत्थर की एग्जामिन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम एक डॉक्टर को उस गाय के पास लाकर उसका भी इलाज करवाता है ताकि वो नॉर्मल हो सके। फिर दूसरे दिन हम देवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पुजारी की बेटी थी। वो विक्रम के पास आती है और उससे कहती है, हमारे गांव वाले इस पत्थर के पास आने से डर रहे हैं, लेकिन आप इस पत्थर की मारपीट भी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? तो विक्रम कहता है कि अरे ये तो आसमान से गिरा हुआ एक छोटा सा पत्थर है, इससे डरना क्या? तो देवी पूछती है, क्या आप भगवान पर भरोसा नहीं करते? तो विक्रम कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, जो भी मेरी आंखों को नजर आता है उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। अगर तुम मुझे ये कहोगी कि तुम्हारे गांव में एलियन है तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। अब वो विक्रम से पूछती है कि क्या तुमने कभी एलियंस को देखा है? तो विक्रम कहता है कि नहीं, लेकिन उनके होने के चांसेस काफी हाई हैं। तो इस पर देवी उसे समझाती है, सेम हमारा यकीन भी यही है, हम भगवान को मानते हैं लेकिन देखा नहीं कभी। जब हम हमारे शास्त्रों पर यकीन करते हैं तो आप हमें अंधविश्वासी बताते हैं, वो भी बिना देखे। आखिर ये क्या बात हुई? देवी की इस बात से विक्रम इम्प्रेस हो जाता है कि कम से कम कोई गांव में लॉजिकल बहस करने लायक है। खैर, उसी रात रामलू बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगता है, जैसे वो बहुत ही भूखा हो। उसके बर्ताव को देखकर रामलू की बीवी और उसकी माँ बहुत डरने लगते हैं, क्योंकि वो घर का सारा खाना अकेले ही खा चुका था। फिर रामलू खाना खाने के बाद उस बछड़े के पास जाता है उसको खाना देने के लिए, लेकिन तभी वो अपना चेहरा पानी में देखता है तो उसे अपने चेहरे के बजाय कोई शैतानी चेहरा नजर आता है। ये देखकर रामलू डर के मारे पीछे हट जाता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल हनुमंतु विक्रम को अपने घर पर लेकर आता है डिनर करने के लिए। यहाँ हनुमंतु की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम चित्रा था। विक्रम नोटिस करता है कि चित्रा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पूछने पर हनुमंतु बताता है कि सारे गांव वाले चित्रा को पागल कहते हैं और कोई भी बच्चा इसके साथ नहीं खेलता, लेकिन चित्रा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, इसका IQ काफी हाई है। वो कहता है कि जब इसके बड़े होने पर इसकी दिमागी हालत के बारे में इसकी माँ को अंदाजा हुआ तो हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं था और इसी गम में एक दिन इसकी माँ चल बसी। इसीलिए उस दिन से मैं ही अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ। अब चित्रा के बारे में सुनने के बाद विक्रम उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है कि चित्रा, तुम आसमान की तरफ क्या देख रही हो? तो चित्रा कहती है, ऊपर वो तारा है ना, वो मेरी माँ है। तो विक्रम भी कहता है, बगल में जो तारा है ना, वो मेरी माँ है। और इस तरह से दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह विक्रम टेंट में सो रहा होता है तभी उसे वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपनी नींद से जाग जाता है। फिर टेंट से बाहर जाकर देखता है तो रामलू होता है जो अपनी गाय को लेने वहाँ आया होता है, लेकिन विक्रम इस गाय को रामलू को नहीं देता, जिसके बाद रामलू उसे बुरी तरह से पटक पटक कर मारता है। इतनी स्ट्रेंथ देखकर विक्रम भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे है। इसी बीच रामलू जब विक्रम को पानी में डुबाकर मारने ही वाला होता है तभी पता नहीं रामलू को क्या हो जाता है और वो एकदम से तड़पते हुए वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ देवी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उस उल्का पिंड के पास से थोड़ा सा धुआं निकल रहा होता है। असल में बात यह है कि उस उल्का पिंड का थोड़ा सा टुकड़ा जमीन में धंस चुका होता है बहुत ही अंदर। अब उसी वक्त हनुमंतु वहाँ आता हुआ दिखता है तो देवी ये कहते हुए छुप जाती है कि अगर हनुमंतु मुझे यहाँ देख लेगा तो मेरे पिताजी को जाकर बता देगा। फिर हनुमंतु विक्रम के पास आकर कहता है, आज सुबह से ही चित्रा आपके बारे में याद कर रही थी कि मुझे विक्रम सर के पास ले चलो। तो विक्रम कहता है, तुम चित्रा को मेरे पास छोड़कर अपने काम पर जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तो इस तरह से वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात होने के बाद विक्रम ने कुछ लोगों को वहाँ बुलाया होता है जिस जगह पर धुआं निकल रहा था वहाँ खुदाई करने के लिए। फिर जब वो लोग खुदाई शुरू करते हैं तो वहाँ से कुछ ही देर में धुआं निकलने लगता है। अब इस धुएं को देखकर खुदाई करने वाले लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। फिर उनके भागने के बाद विक्रम खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रामलू किसी दारू की दुकान पर बैठकर पी रहा होता है। तभी वहाँ के कुछ बंदे रामलू से छेड़खानी करने लगते हैं कि देखो, गाय को वापस लाने के बजाय यहाँ बैठकर दारू पी रहा है, क्या तुम अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही करोगे? अगर ऐसा ही है तो अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो। ये सुनकर अब रामलू को गुस्सा आता है और वो वहाँ के सारे लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन इसी बीच जब रामलू को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके पास जाकर उसे झूला झुलाता रहता है बहुत ही शांति से।
इस तरफ जब विक्रम खुदाई कर रहा होता है तो शॉकिंगली वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ एक छोटी सी गुफा मौजूद होती है जिसकी विक्रम डिटेल में चेकिंग करता है। ये गुफा उसकी नजर में काफी साल पुरानी थी। फिर सुबह होने के बाद एसआई और सरपंच उस दारू की दुकान के पास आकर और वहाँ का माहौल देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर इधर उधर तलाश करने पर उन्हें कृष्णा नाम का एक बंदा नजर आता है जिसके हाथ में वो बच्चा होता है, वही जिसको रामलू खिला रहा था। अब वो लोग उससे पूछते हैं, कृष्णा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उन सारे लोगों को किसने मारा? तो कृष्णा कल रात जो हुआ वो सारी बात पुलिस वालों को बता देता है। कल रात रामलू जब सारे बच्चों को मारकर झूला झूला रहा था, उसी वक्त उस बच्चे की माँ वहाँ आती है। वो उस रामलू से कैजुअली बात करने लगती है। अरे रामलू भैया तुम कब आए, कैसे हो? तो रामलू उस औरत को मार देता है और इसी बीच कृष्णा उस बच्चे को लेकर खेतों में चला आता है उसे बचाने के लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रामलू के गर्दन के पीछे जो चीज थी वो अचानक से बाहर आ जाती है, जिसके बाद रामलू अपने सिर को पत्थर से बार बार पटक पटक कर खुद को भी मार लेता है। अब ये सुनने के बाद गांव वाले यही समझते हैं कि इसकी वजह वही शैतानी पत्थर है, लेकिन पत्थर को विक्रम हटाने नहीं दे रहा, इसलिए विक्रम को भी मार देना होगा या फिर गांव से भगा देना होगा। पर सरपंच गांव वालों से कहता है, मैं उस साइंटिस्ट को समझाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद एसआई और हनुमंतु विक्रम के पास आते हैं, जहाँ एसआई विक्रम से कहता है कि अगर आपका काम यहाँ खत्म हो चुका हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि कल रात रामलू ने 6 लोगों को बेरहमी से मार दिया और खुद को भी खत्म कर लिया, जिस बात से लोगों में डर है और अब हम अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। तभी विक्रम कहता है, कल रामलू मेरे पास भी आया था और उसने मुझ पर भी हमला किया था। एक्चुअली मैं ही कल आपके पास आने वाला था, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर। तो इस तरह से वो एसआई को गुफा के अंदर ले जाता है। अब शॉकिंगली वहाँ पर एक स्केलेटन होता है, जिसके बाद विक्रम कहता है कि इस स्केलेटन को सिटी भेजकर टेस्ट करवाना होगा और पता करना होगा कि ये कितने साल पुराना है और किसका है। तो एसआई इसके लिए मान जाता है, क्योंकि इस काम के बाद विक्रम गांव छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ वो कृष्णा उस बच्चे को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सरपंच का बेटा बालू और गांव की म्यूजिक टीचर वसंता रोमांस कर रहे होते हैं। असल में कृष्णा इस वसंता को लाइक करता था, लेकिन ये सब देखकर कृष्णा मायूस होकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ देवी विक्रम के पास आती है। वो उसे रुकने के लिए कहती है कि तुम अपना काम पूरा खत्म करो, यहाँ से मत जाओ। तो विक्रम कहता है, तुम्हारे गांव वाले ही मुझे भगा रहे हैं। फिर उसी वक्त रामलू की माँ बछड़े को उसकी माँ के पास लाती है, क्योंकि तब से वो अपनी माँ के पास नहीं गया था। अब विक्रम कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस गाय के पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दूध देने लगेगी और फिर कोई इसको नहीं मारेगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब विक्रम और एसआई हनुमंतु पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास आते हैं, तो ये डॉक्टर इन लोगों को कुछ शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर काफी सारे नर्व्स होते हैं और उन्हीं नर्व्स में एक इम्पोर्टेंट नर्व होता है जो होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे गर्दन के पास होती है और ब्रेन से कनेक्ट होती है। एक्चुअली इस नाड़ी को बड़े बड़े संत इस्तेमाल करते हैं दिव्य साधना करने के लिए या फिर शरीर को छोड़ने के लिए। साथ ही ये सुषुम्ना नाड़ी इतनी आसानी से एक्टिवेट भी नहीं होती, इसके लिए गहन मोटिवेशन करना पड़ेगा। इसके बाद वो डॉक्टर रामलू के गर्दन के पास उस स्पॉट को दिखाता है कि कोई ड्रॉप इसकी सुषुम्ना नाड़ी में एंटर होकर एक्टिवेट हुआ है और इसीलिए रामलू के अंदर के इमोशंस हाइपर एक्टिवेट हो गए थे। एक तो रामलू पहले से ही गुस्सा करने वाला आदमी था और फिर वो गुस्सा 1000 गुना हो गया। वो क्या कर रहा था उसको खुद को भी पता नहीं था, लेकिन जब वो बूंद उसके अंदर से बाहर गई तो रामलू ने अपने आप को मार लिया। उसके बाद जब विक्रम वापस अपने टेंट पर आता है तो उसे देखकर पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसके टेंट को जला दिया है। उस टेंट के अंदर उसकी माँ की फोटो आधी जल चुकी होती है। विक्रम समझ जाता है कि ये काम जरूर बालू का ही हो सकता है। वो फटाफट बालू के पास पहुंचता है और उसे बहुत मारने पीटने लगता है। वो कहने लगता है कि मेरे पास मेरी माँ की आखिरी फोटो थी, तुम लोगों ने उसे भी जला दिया। मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस गांव से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस मामले को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके ही जाऊंगा। असल में सरपंच को भी ये बात पता नहीं होती कि उसके बेटे ने टेंट जला दिया, इसलिए वो बालू को 2-4 थप्पड़ मारता है। इसके बाद जब विक्रम हनुमंतु के घर पर आता है तो देवी विक्रम के पास आकर कहती है, विक्रम फौरन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली देवी के घर के पीछे कृष्णा अपने सर पर लकड़ी मार रहा होता है,
तभी विक्रम को शॉकिंगली कृष्णा के गर्दन के पीछे वही सिंबल नजर आता है जिसमें कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद विक्रम, एसआई हनुमंतु और वो डॉक्टर इस कृष्णा को फॉलो करते हैं। इसी बीच कृष्णा बहुत ही अजीब हरकतें करता है। अब सभी सोचते हैं कि पहले इसको बेहोशी की दवा देकर सुला देते हैं, तो कांस्टेबल हनुमंतु कृष्णा के पास जाकर ये काम करता है और इसको सुला देता है। थोड़ी देर बाद बालू वसंता के घर पर आता है उसके साथ रोमांस करने के लिए, लेकिन जब ये दोनों साथ में रोमांस कर रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर चेक करने पर बालू बाथरूम से बाहर जाता है और वहाँ कृष्णा आया होता है। अब कृष्णा बालू को बहुत मारता है और वसंता को अपने साथ ले जाता है। इधर बालू फौरन हनुमंतु के घर पहुंचकर बताता है कि वो कृष्णा वसंता को अपने साथ ले गया। उसी वक्त एसआई भी विक्रम के पास आकर कहता है कि वो कृष्णा डॉक्टर पर हमला करके भी भागा है, लेकिन सब शॉक में रह जाते हैं कि इतना जल्दी वो होश में कैसे आ गया। अब ये चारों सीधे वसंता के घर पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा वसंता को किसी जगह पर ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, जबकि वसंता उससे बचकर इधर उधर भागती रहती है। दूसरी तरफ जब ये चारों वसंता की तलाश कर रहे होते हैं तो विक्रम को दोबारा से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी और को ये घुंघरू की आवाजें सुनाई नहीं देती सिवाय विक्रम के। अब जिस भी डायरेक्शन में वो घुंघरू की आवाज सुनाई देती है विक्रम वहां भागने लगता है। इस तरफ वसंता बहुत ही मुश्किल से कृष्णा से बचती रहती है। तभी वो चारों उस खेत के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कृष्णा के हाथ में बड़ा पत्थर है और उसके नीचे वसंता। लेकिन जब ये चारों कृष्णा के पास पहुंचते हैं तो कृष्णा वो पत्थर लेकर वसंता के सिर पर डालकर उसे मार देता है। बाद में वो चारों कृष्णा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा अपने आप को आग में जलाकर मार लेता है। तभी विक्रम देखता है कि लालटेन के ग्लास के अंदर कोई काला साया है और ये चीज देखकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी और देखना तो दूर, उसे इन चीजों पर भरोसा तक नहीं था। वो देखता है कि ये काला साया असल में कृष्णा की बॉडी से बाहर आया है। इसके बाद पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर इन लोगों को अपने पास बुलाकर वही सारी चीजें बताता है जो उसने रामलू के केस में बताई थी। तभी इसी जगह पर विक्रम का बॉस भी आता है। वो बताता है कि उस गुफा के अंदर विक्रम ने जो स्केलेटन फाइंड किया था वो असल में हजारों साल पुराना है। उसका बॉस कहता है कि ये सारी चीजें देखकर मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए तुम अब वापस आ जाओ। पर विक्रम कहता है कि नहीं सर, उस गांव में साइंस के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, मैंने पहली बार उन्हें देखा है, इसलिए मुझे उनके आंसर्स चाहिए। अब विक्रम वापस अपने टेंट के पास आता है तो देवी उसे सजेशन देती है कि ये चीज जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। इसके बाद विक्रम और देवी दोबारा उस गुफा के अंदर जाते हैं और उसमें कुछ स्लोगन्स को देखते हैं, जैसे कुछ मंत्र वगैरह। उसी जगह पर विक्रम को एक सर्कल जैसा शेप नजर आता है। वो देवी से कहता है, मैंने इस शेप को कहीं तो देखा है। तभी उसे याद आता है कि हनुमंतु की बेटी चित्रा ने इस स्केच को बनाया था। फिर वो दोनों चित्रा के पास जाकर पूछते हैं कि तुमने ये सिंबल कहाँ देखा? तो चित्रा कहती है, मंदिर के अंदर देखा मैंने। फिर विक्रम उस मंदिर के अंदर जाता है तो सीलिंग के एक पत्थर पर ऐसा ही सिंबल होता है और इसी सिंबल के ऊपर कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं। अब विक्रम इन सारे वर्ड्स को पढ़ता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में जो कहानी दिखाई गई थी जिसमें शिवजी ने एक असुर का वध किया था, तो उस असुर को मारने के बाद शिवजी के शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरती है, जो एक अजीब क्रिएचर में बदलकर काफी सारी चीजों को खाते खाते बहुत बड़ा बन जाता है। फिर जब वो क्रिएचर धरती को निगलने ही वाला होता है तो सारे देवता सर्कल में जमा होकर उस क्रिएचर को कंट्रोल करने लगते हैं, और जिस सर्कल में देवता जमा हुए थे उसी को कहते हैं वास्तुशास्त्र, और उसी सिंबल का नाम होता है वास्तुरामा। यहाँ एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि उस असुर के पसीने की बूंद भी धरती पर गिरी थी, और वो बूंद धरती के बहुत अंदर जाकर एक नया रूप ले लेती है और आत्माओं को खाने वाला क्रिएचर बन जाती है। मतलब किसी भी बंदे के अंदर नेगेटिवनेस होगी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, तो ये साया उसके अंदर जाकर वो इच्छा 1000 गुना बढ़ा देता है और वो बंदा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सर्वनाश करता रहेगा। फिर समय आगे बढ़ता है तो एक जमाने में वो बुरा साया एक औरत के अंदर प्रवेश करता है जो कि एक योगिनी होती है और उसके अंदर किसी तरह का पाप नहीं था। फिर जब वो बुरा साया उसके शरीर में आता है तो उसके शरीर के अंदर ही कैद होकर रह जाता है। लेकिन एक दिन उस औरत का गुरु इस चीज को पहचान लेता है और फिर वो गांव वालों को इकट्ठा करके इस क्रिएचर के बारे में बताता है। तो ये सुनकर गांव वाले सोचते हैं कि अगर वो योगिनी किसी दिन छोटा सा पाप कर देगी तो वो बुरा साया उसके शरीर से बाहर आएगा और हमारे शरीर में प्रवेश करेगा
और हमारे शरीर का भी सर्वनाश कर देगा। इसीलिए गांव वालों की चिंता को देखते हुए वो योगिनी जीवित समाधि का निर्णय लेती है। तो इस तरह गांव वाले एक गुफा बनाकर उस योगिनी को वहां छोड़ देते हैं, जिसके बाद पता नहीं उस औरत ने और कितने दिन अपनी जिंदगी गुजारी और वहां समाधि में चली गई। लेकिन उस दिन से गांव वाले उस औरत की मूर्ति बनाकर देवी माँ की तरह उसे पूजने लगे। फिर प्रेजेंट डे में जब गांव वालों को पता चलता है कि विक्रम मंदिर के अंदर गया है, तो सारे लोग उसे मारने के लिए मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ विक्रम गांव वालों से कहता है, पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। वो अपने माथे पर टीका लगाता है, जिससे साबित हो जाता है कि विक्रम अब भगवान पर भरोसा करने लगा है। फिर वो देवी के बारे में बताने लगता है, पुजारी की बेटी जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। लेकिन तभी पुजारी की बेटी वहां आती है, जिसे देखकर विक्रम शॉक रह जाता है। वो कहता है, मैं इस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा, देवी कहाँ है? तो सरपंच कहता है, इस गांव में देवी नाम की कोई लड़की है ही नहीं। फिर विक्रम रामलू की माँ से पूछता है, जब आप मेरे पास बछड़े को लेकर आई थी तो मेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी, तो वो भी कहती है, अरे बेटा वहाँ तो मैंने तुम्हें ही देखा था और कोई नहीं था। फिर विक्रम चित्रा से पूछता है, इन गांव वालों को बताओ चित्रा, हमारे साथ देवी नाम की लड़की भी थी ना? तो चित्रा आखिर में कहती है कि देवी नाम की लड़की थी। और तभी विक्रम को अंदाजा होता है कि जो लड़की उसे नजर आ रही थी वो असल में इस गांव की देवी थी, मंदिर की देवी। यही वो देवी थी, वो योगिनी जिसने अपने आप को त्याग दिया था। असल में विक्रम का मन साफ था, तो इसीलिए देवी ने उसके मन में फेथ जगाया। और जब वो साये का खतरा गांव पर आया तो उसी की वजह से वो विक्रम से मिली और उसे सारे रास्ते दिखाए। लेकिन सवाल ये था कि वो भी तो नीचे थी, फिर सामने कैसे आई? तो स्वामी जी सभी से कहते हैं कि विक्रम और चित्रा ने जो कहा है वो सच है। जब वो उल्का पिंड इस गांव में गिरा तो वो एग्जैक्टली उसी गुफा के ऊपर गिरा जहां वो बुरा साया कैद था। इसीलिए वो बुरा साया बाहर आया और इस बुरे साये के साथ साथ गांव को बचाने के लिए इस गांव की देवी भी बाहर आई। वो कहते हैं कि वो शैतान जिसके भी अंदर प्रवेश करता है उसकी गर्दन के पास एक सिंबल होता है, इसलिए फौरन ऐसे लोगों को ढूंढो, जो भी बंदा नजर आए उसे जिंदा दफनाना होगा। लेकिन विक्रम स्वामी जी से कहता है कि ये कोई हल नहीं है स्वामी जी, इसके बाद वो शैतान दोबारा कभी भी बाहर आ सकता है, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, इसीलिए इसका पूरा पक्का इलाज करना होगा। इसी बीच गांव वाले अपनी अपनी गर्दन के पीछे देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सरपंच की बीवी यानी बालू की माँ को दिखाया जाता है, तो शॉकिंगली उसके अंदर वो बुरा साया होता है। अब इस औरत के अंदर लोभ होता है। इसके पास इतने गहने जेवर होने के बाद भी इसकी नजर दूसरों के गहनों पर पड़ती है। इस बीच वो अपने घर में काम करने वाली औरत की उंगली में एक सोने की अंगूठी देखकर उसकी उंगली को काटकर वो अंगूठी उससे छीन लेती है और फिर ऐसा करने के बाद खुद भी कुएं के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद बालू की माँ के पास एक और औरत काम कर रही होती है, तो वो औरत घबराते हुए वापस अपने घर पर आती है। और इस औरत की कहानी ये है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए इसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है। साथ ही वो हमेशा इसको सुनाता रहता है। अब ये औरत पहले अपने सारे फैमिली वालों को मारती है और फिर खुद को भी मार लेती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो साया एक कुत्ते के अंदर आ जाता है। अब तक ये कुत्ता कई लोगों को मार चुका होता है, जिसके बाद ये खुद भी मर जाता है। फिर वो साया एक पहलवान के अंदर जाता है, जिसकी कहानी ये थी कि ये पहलवान एक लड़का चाहता था, लेकिन इसकी बीवी एक बेटी को जन्म देती है, इसलिए ये अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था। इस तरह साया आने पर ये सबसे पहले अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद सारे गांव वाले उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच विक्रम भी यहाँ आकर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। लेकिन फाइनली बहुत मुश्किल से सारे गांव वाले इस पहलवान को कैद कर ही लेते हैं। इसके बाद वो स्वामी जी आकर कहता है, इसे कल तक बांध कर रखो, कल पूजा वगैरह करके इसे जिंदा दफना देंगे, वरना सारे गांव वाले ऐसे ही मरते रहेंगे। फिर उसी रात विक्रम हनुमंतु से कहता है, किसी को मारना इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर हम अपने अंदर इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे तो वो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरह विक्रम उस पहलवान को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते हैं वो पहलवान ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर विक्रम, हनुमंतु और कुछ गाँव वाले उस पहलवान की तलाश करते हैं और इसी प्रोसेस में वो पहलवान हनुमंतु को मार देता है। दूसरी तरफ वो पहलवान अपनी बेटी के पास जाते जाते किसी जगह पर रुक जाता है और पता नहीं उसे क्या हो जाता है। उधर सुबह होने के बाद गांव वाले हनुमंतु का अंतिम संस्कार शुरू कर देते हैं। इस वक्त विक्रम बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर हनुमंतु की बेटी चित्रा भी बहुत रोने लगती है। इसके बाद विक्रम हनुमंतु के घर में ही रहते हुए उसकी केयर करता रहता है। आगे एक दिन जब विक्रम चित्रा के बाल साफ कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि चित्रा के अंदर वो बुरा साया है, मतलब उसकी गर्दन के पास वही सिंबल होता है। तो बात यह है कि जब वो पहलवान कहीं जा रहा था
तो चित्रा के घर के पास आकर वो रुक गया था। उस वक्त उस शैतान को एक और बॉडी की तलाश थी, तो वो सीधे चित्रा के शरीर में चला गया। लेकिन चित्रा छोटी बच्ची होती है और उसे पाप और पुण्य कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए चित्रा के अंदर कोई इमोशंस होते ही नहीं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर उसी रात विक्रम चित्रा को लेकर शहर जाने लगता है, क्योंकि अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो वो इस बच्ची को मार देंगे। लेकिन तभी कुछ गांव वाले विक्रम को देखकर ये बात सरपंच को बताने लगते हैं, जो अपने बेटे बालू को अपने आदमियों के साथ विक्रम के पास भेजता है। बालू अब विक्रम को जख्मी करता है और बच्ची को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त स्वामी भी अपनी पूजा शुरू करता है। इसी दरमियान में गांव की देवी विक्रम के पास आकर उसे होश में लाती है चित्रा को बचाने के लिए। फिर विक्रम फौरन कुछ गांव वालों से जबरदस्त फाइट करता है और इस फाइट के दौरान विक्रम एक चीज नोटिस करता है कि उस भूत को घंटियों की आवाज पसंद नहीं। मतलब कुछ दिनों पहले जब रामलू विक्रम को मार रहा था तो गाय ने घंटी बजाई थी, जिसे सुनकर रामलू भाग गया था। तो उसी तरह उस पहलवान को भी घंटियों से मारने की वजह से वो कमजोर हो गया था। फिलहाल जब एक पुजारी घंटी बजा रहा होता है तो चित्रा अपने कान को बंद करने लगती है। फिर विक्रम भी यही चीज नोटिस करके काफी सारी घंटियां अपने हाथ में लेकर बजाने लगता है, जिसके बाद वो साया चित्रा के शरीर से बाहर निकल जाता है और उसी गुफा के अंदर जाकर कैद हो जाता है, यानी देवी उसे कैद कर लेती है। आगे फाइनल सीन में हम देखते हैं कि उस रामलू की गाय अच्छा खासा दूध दे रही है और साथ ही विक्रम चित्रा को लेकर शहर चला जाता है और जाते जाते बॉर्डर के पास विक्रम और चित्रा की मुलाकात दोबारा देवी से होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।